नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान के वार्ता वेबिनार में मैं उदय चंद्रवंशी एक बार पुनः अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि लाइव हिंदुस्तान का यह प्रयास रहा है कि कोरोना के इस गंभीर काल में भी हम अन्य बीमारियों से जुड़ी कुछ ऐसी गंभीरता है जिससे निजात पाने का हम आपको तरीका बताएं। और विशेषकर हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं और जो स्त्री रोग से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, उनमें से कुछ समस्याओं को आज इस वार्ता वेबिनार में हम लेकर आपके समक्ष हैं, जहां हमारे साथ जुड़ रही हैं एमबीबीएस एमएस जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, मानसी नर्सिंग होम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर मुरादाबाद से जुड़ी हुई हैं। बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं और साथ ही बहुत ही अच्छी आईबीएफ की जानकार हैं। तो मैं डॉक्टर माला सक्सेना जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं वार्ता वेबिनार में। हमारे साथ इटावा से हमारी बहन सोनी कुमारी हैं और ये जानना चाह रही हैं कि आईवीएफ क्या है। आईवीएफ एक प्रक्रिया है जिसमें जो प्रक्रिया नॉर्मली शरीर के अंदर होती है, किसी भी दंपति में वो नेचुरल प्रोसेस में नहीं हो पा रही है, तो उसे शरीर के बाहर किया जाता है। मतलब एक अंडे और एक स्पर्म को फर्टिलाइज बाहर कराया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करना, जो कि शरीर में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं संभव हो पा रही है। तो उस दंपति को एक संतान देने के लिए उस प्रक्रिया को बाहर करने की लेटेस्ट साइंस की एक प्रक्रिया है। कैसी माताएं और बहनों में आईवीएफ की इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक निभाया जा सकता है? जैसे किसी की ट्यूब बंद है दोनों, तो उनको नेचुरल प्रक्रिया में अंडे अंदर जाएंगे ही नहीं, तो उनके अंडे बाहर निकाल के हस्बैंड के स्पर्म्स बाहर लेके 2 दिन का बच्चा बाहर बना के यूट्रस में डाला जाए। या किसी को एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, या हस्बैंड के काउंट बहुत कम है, 1 मिलियन 2 मिलियन काउंट है, तो काउंट कम है तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तब उसको हम लोग बाहर हस्बैंड के स्पर्म्स लेके, वाइफ के एग लेके उसका फर्टिलाइजेशन बाहर करा के यूट्रस में डालें। यानी जो भी वजह, कई बार कोई वजह नहीं निकलती लेकिन दंपति को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, सारे टेस्ट हो गए, वजह कोई नहीं निकली, उनको अननोन इनफर्टिलिटी बोलते हैं हम लोग, कि कोई कॉज नहीं निकल पाया। उनमें भी आईवीएफ की प्रक्रिया से प्रेगनेंसी हो सकती है, या किसी भी ऐसे कारण में जिसमें यूट्रस ठीक है, बाकी कहीं और गड़बड़ है, तो उसमें हम लोग आईवीएफ से प्रेगनेंसी करा सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी बहन है साधना जी लखनऊ से, वो जानना चाहती हैं कि आईवीएफ प्रक्रिया में क्या दर्द होता है? आईवीएफ में कोई भी दर्द नहीं होता, इसमें केवल कुछ 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगते हैं, रोज डेली 1 या 2 इंजेक्शन, सिर्फ उतने इंजेक्शन का ही दर्द होता है, बाकी कोई दर्द नहीं होता है। क्योंकि जिस दिन अंडे लिए जाते हैं वो भी अंडर एनेस्थीसिया लिए जाते हैं, एनेस्थीसिया दे के लिए जाते हैं, और जब बच्चा यूट्रस में डाला जाता है तो वो उसमें कोई तकलीफ ही नहीं होती है, सिंपल नॉर्मली जैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं उतने प्रोसेस में डाल दिया जाता है। तो आईवीएफ की प्रक्रिया में कोई दर्द या कोई ऑपरेशन ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि आईवीएफ क्या बहुत ही जटिल प्रक्रिया है? इसे किस तरह से आप निभाते हैं? आईवीएफ जटिल प्रक्रिया आज से 20 साल पहले मानी जाती थी, जबकि उतनी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं थी। अब आज की लाइफ में आईवीएफ एक सिंपल प्रोसेस हो गया है। उसकी सुविधा जो अवेलेबल हो गई है उसमें सिर्फ 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगते हैं, डेली अल्ट्रासाउंड होता है जो कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, और उसके बाद 10 से 12 दिन इंजेक्शन के बाद उस लेडी में 10 से 15 अंडे बनवाए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू। फिर उनको अल्ट्रासाउंड गाइडेड वो अंडे अंडर एनेस्थीसिया निकाल लिए जाते हैं, हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है, 2 से 3 दिन का एम्ब्रियो शरीर के बाहर ग्रो कराया जाता है मशीनों में, और उसको लेके फिर यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो अब एक ये बहुत सिंपल प्रक्रिया है जिसको कोई भी दंपति बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के करा सकता है। डॉक्टर साहिबा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है?
आईवीएफ की पूरी दुनिया में सक्सेस रेट 40 से 50% है। 100% अब तक कोई भी इसकी सक्सेस रेट नहीं कर सका। तो ये जो भी कपल्स इस ओर जाएं, उन्हें मेंटली प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि हमें 2 से 3 अटेम्प्ट भी लेने पड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एक कृत्रिम विधि है, किसी भी कृत्रिम विधि में हम लोग को सफलता की मेहनत करनी है और मेहनत करेंगे तभी सक्सेस मिलेगा, ये सोचते हुए मेहनत करनी है। डॉक्टर साहिबा, ये अगला सवाल मैं अपने ही परिवार से ले रहा हूँ। हमारे कजन हैं और दुर्भाग्य है कि उन्हें अभी तक शादी के करीब 30 वर्ष हो गए हैं, मगर अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है। अपने स्तर से वो काफी प्रयास कर रहे हैं। आईवीएफ के बारे में तो अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं, पर मैं ये जानना चाह रहा था कि आईवीएफ में भी गर्भपात की संभावना रहती है? हाँ, आईवीएफ के गर्भपात की संभावना उतनी ही है जितनी नेचुरल प्रेगनेंसी की। सेम परसेंटेज है, 15 से 20% नेचुरल प्रेगनेंसी में गर्भपात होता है और 22% आईवीएफ में होता है। मीन्स 2% एक्स्ट्रा है बस। तो से ऑलमोस्ट सेम, और 2% एक्स्ट्रा का कॉज भी है कि आईवीएफ पे ज्यादातर वो दंपत्ति जाते हैं जिनकी उम्र 35-40 साल हो गई है, तो उनके जो अंडे हैं वो भी एजेड अंडे हो जाते हैं। इसी तरह हस्बैंड में बीज की संख्या कम है, तो उनके जो बीज हैं उसमें भी कई बार कम अच्छे वाले होते हैं, जिनकी क्वालिटी नहीं अच्छी होती, तो जो एम्ब्रियो बनेगा उसकी क्वालिटी कम अच्छी होगी। तो 2% अबॉर्शन रेट प्लस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहिब आपसे लेना चाहूंगा कि आईवीएफ करवाने के बाद क्या 9 महीने बेड रेस्ट की सख्त आवश्यकता पड़ती है? नहीं, कोई नहीं, ऐसी कोई लोगों में मन में वहम रहता है। हम लोग अक्सर कहते भी रहते हैं कि अरे भाई नॉर्मल एक्टिविटी करो, अपने जॉब पे जाओ, नॉर्मल घर के काम करो। एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से पेशेंट खुद से बेड रेस्ट करने लगता है। असलियत में उसमें जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी है उतना ही नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी करना होता है। बेड रेस्ट अगर नेचुरल प्रेगनेंसी में कोई कॉज है, जैसे किसी का प्लेसेंटा नीचे है, ट्विन प्रेगनेंसी है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, वही कॉजेस आईवीएफ में भी बेड रेस्ट के हैं जो नेचुरल प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट के हैं। अदरवाइज आईवीएफ की वजह से बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। विशेषकर आपसे ये संवाद करके हमारी माताएं और बहनें इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी उन्हें हासिल हुई होगी। एक बार मैं हिंदुस्तान लाइव की तरफ से डॉक्टर माला सक्सेना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं हमारी अगली स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट भी हैं और एबॉर्शंस और मिसकैरेजेस में इनको काफी अनुभव है, गहन अध्ययन इन्होंने किया है। कंसल्टेंट और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनल द्विवेदी जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर सोनल द्विवेदी आपका। हिंदुस्तान लाइव में आज हम अपने दर्शकों से ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि विशेषकर जब गर्भावस्था की वो जो पीरियड रहता है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को, हमारी माताओं और बहनों को मिसकैरेज या फिर कहें तो गर्भपात या एबॉर्शन, ये दो ऐसे कंडीशंस हैं जिनसे उन्हें बहुत ही डर और भय लगता है। तो आपातकालीन गर्भपात ये क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि हम अबॉर्शन से आज इतना डरते हैं कि हमें जरा, मतलब पेशेंट को अगर जरा सी भी ब्लीडिंग होती है तो पहले उसके दिमाग में आता है, वो गॉड मेरा तो अबॉर्शन हो रहा है, मुझे बेड रेस्ट करना चाहिए, मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक स्पॉट भी दिखता है तो दे आर लाइक रियली बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और शायद मैं अबॉर्ट कर लूं। तो पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है समझना, ये समझना जरूरी है कि एक नॉर्मल ब्लीडिंग क्या होती है और एक अबॉर्शन में ब्लीडिंग क्या होती है। जो एक नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, मतलब जब बच्चा जो है बच्चेदानी से चिपक रहा है तो कभी कभी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिख सकती है पेशेंट को, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। अनइंडिकेटेड प्रोजेस्टेरॉन, दवाइयां, इंजेक्शन, वो लोग कितना कुछ लगवा लेते हैं, बेड रेस्ट पे चले आते हैं एक स्पॉट दिखने पे। तो ये समझना जरूरी है कि हमारी ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो इन केस मान लीजिए बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स जा रहे हैं, आप अल्ट्रासाउंड के लिए आए, उसमें भी दिख रहा है कि जो सेपरेशन, जो सैक है बेबी का, वो सेपरेट हो रहा है बच्चेदानी से, तो जो डॉक्टर है वो
तुरंत आपको जो है सारी इंजेक्शंस देता है, प्रोजेस्टेरॉन देता है। पर बेसिक हमें ये समझना जरूरी है कि देखिए, बॉडी अगर देखेगी, हमारा यूट्रस अगर देखेगा कि बच्चा जो बन रहा है, जो भ्रूण बन रहा है वो अनहेल्दी है, तो ऑटोमेटिकली वो बेबी जो है अबॉर्ट हो जाएगा। फिर उसको अंदर रखने से मीन्स आपने प्रोजेस्टेरॉन दे दिया, बेड रेस्ट दे दिया, तो यही बेबी आगे जाके कंजेनाइटली एबनॉर्मल रहते हैं, मतलब उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, इस प्रेगनेंसी में आगे जाके भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें अबॉर्शन की प्रॉपर डेफिनेशन पहले क्लियर करनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि आपातकालीन अबॉर्शन क्या होता है, ये चीज इमरजेंसी अबॉर्शन। हाँ, इमरजेंसी। तो इसमें क्या है, जैसे पेशेंट आता है और बिल्कुल मान लीजिए बच्चेदानी का मुंह खुला है, तो फिर आप इस अबॉर्शन को रोक नहीं सकते। अगर मुंह खुल गया तो कोई चीज बंद नहीं कर सकती बच्चेदानी के मुंह को। तो जब हम ऐसे पेशेंट को रोक लेते हैं, कहते नहीं हम ट्राई कर रहे हैं, तो हम एक झूठी उम्मीद बस देते हैं उनको। अगर मुंह खुल गया है तो बेटर है कि बेबी को अबॉर्ट करा दिया जाए रेदर देन उसको अंदर रखने के और बेमतलब पेशेंट को एडमिट करने के, या फिर ये चीजें जो होती है और भी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को देती है। मतलब आपका 3 दिन बाद अबॉर्ट हो गया, आप एडमिट हो और मुंह खुला हुआ है, किसी ने आपको बताया नहीं कि हाँ भाई बच्चेदानी का मुंह खुला है, देखो बहुत ज्यादा जो है संभावना है कि बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा। तो अगर संभावना नहीं है कि बच्चा अंदर रह पाए और ज्यादा संभावना है कि वो निकल जाए, तो ऐसे बेबी को रोकना भी मदर के लिए रिस्की हो जाता है। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो इसको जो है इमरजेंसी में ट्रीट करना पड़ता है। नीचे से अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ता है बेबी का हार्ट बीट है कि नहीं है, बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं खुला है। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल गया तो आप उसे मत रोकिए, ये आगे फ्यूचर जो है उस बेबी का खराब है और मदर का भी, क्योंकि एनीमिक हो सकती है मदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। डॉक्टर साहिबा, हर एक औरत का सपना या यूं कहें कि सुखद सपना होता है मां बनना, और एक स्वस्थ मां बनने के प्रयास में वो अपने प्रेगनेंसी के दौरान बहुत एक्टिव भी रहती हैं। दुर्भाग्यवश अगर कोई दुर्घटना हो तो हमारी माताएं बहनें ये कैसे समझ सकती हैं कि उनका गर्भपात हो रहा है? देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं तो पूरी प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला त्रिमाही मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने, फिर बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने। तो इन 3 जो पहले के 3 महीने हैं, उसमें जब गर्भपात होने वाला होता है या अबॉर्शन स्टार्ट होता है, तो इम्पोर्टेंट बात होती है कि पहली चीज जानना कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है और वो बहुत ज्यादा है कि आपको पेन हो रहा है काफी, और पेन हो रहा है और साथ में आपको हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, बिकॉज वो एक गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन मिनट होता है कि आप पहुंच गए और आपका ऑलरेडी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, तो हम बेबी सेव कर सकते हैं। इन केस कभी कभी क्या होता है, पेशेंट कहता है ठीक है मैं रेस्ट कर ले रहा हूँ, या फिर मेडिकल स्टोर से ऐसी दवा ले आते हैं और खा लेते हैं कि ठीक है हम कल परसों नर्सों जाएंगे। तो ऐसे केस में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर पहले 3 महीने में अगर आप पेशेंट को दिखता है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो उस समय डॉक्टर के पास तुरंत जाए, ताकि अबॉर्शन की जो स्टेज है हम उसमें अगर ट्रीटमेंट दे दे और अगर हम देखें बेबी सही है तो हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आती है बात बीच के 3 महीने की। जो बीच के 3 महीने हैं उसमें पेशेंट को कभी कभी पेन नहीं होता, बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, अचानक से पानी छूट जाएगा। एक दिन वो रात को सो रही होगी, अचानक से पूरा बेड भीग जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह जब कमजोर होता है उसको सर्वाइकल इनकम्पिटेंस कहते हैं। मतलब बच्चेदानी का मुंह कमजोर है, वो बेबी का वेट हैंडल नहीं कर सकता है, तो वो अपने आप खुल जाता है बिना किसी पेन के। अब इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए, क्योंकि भाई ये हो गया तो उसके बाद तो कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया ना, लेकिन इस चीज को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से देख सकते हैं कि ऐसी चीज हो रही है। जब हम पहले के 3 महीनों की बात करते हैं तो लास्ट के महीने में एक अल्ट्रासाउंड होता है 11 से 13 हफ्ते पे, जिसे लेवल 1 अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उसमें पेशेंट के नीचे से भी बच्चेदानी के मुंह का लेंथ जो है नाप लिया जाता है, जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। इन केस हमारे प्रिडिक्शन में आता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है पेशेंट को नेक्स्ट 3 मंथ में अबॉर्ट होने के,
तो फिर हम उसी प्रकार से दवा स्टार्ट कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, या बच्चेदानी के मुंह पे स्टिच लगा दे सकते हैं, जिसे मैकडोनल्ड स्टिच कहते हैं। तो अगर हम अपने अल्ट्रासाउंड, पूरी प्रेगनेंसी में 4 अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट है। पहला अल्ट्रासाउंड जो है पहले 3 महीने के अंत में होता है, 11 से 13 हफ्ते के। अगर हमने उसमें कराया है अल्ट्रासाउंड, नीचे से अल्ट्रासाउंड होना अति आवश्यक है। कुछ महिलाएं जाती हैं ऊपर से ही देख लिया डॉक्टर ने, दे आर सेटिस्फाइड। नो, नीचे से देखना बहुत जरूरी है, उसमें बच्चेदानी का मुंह देखना जरूरी है, ताकि अगर ये कॉम्प्लिकेशन नेक्स्ट 3 मंथ्स में होने वाला है तो हम उसे प्रिवेंट कर लें। अब हम जब बीच के 3 महीने की बात करते हैं, तो इसी तरह 3 महीने के अंत में एक अल्ट्रासाउंड होता है, तो 18 से 22 हफ्ते के बीच में होता है, उसे लेवल 2 कहा जाता है। उस समय भी बेबी को तो पूरी तरह से ऊपर से पेट से देखा जाता है और नीचे से भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है, फिर से बच्चेदानी का मुंह जो है नापा जाता है। अगर उसमें रिस्क दिखाई देता है कि अगले 3 महीने में जल्दी बेबी बॉर्न होने के रिस्क है, 8वें महीने में, 7वें महीने में, तो हम दवा दे सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं। और प्री मैच्योरिटी, मतलब प्री मैच्योरिटी मैक्स इज द नंबर 1 कॉज कि बच्चे जो है आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं और बच्चों की डेथ हो जाती है छोटे छोटे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो 18 से 22 हफ्ते में होता है, ये बहुत जरूरी है। तो अगर इसमें हमें रिस्क दिखेगा तो हम प्री मैच्योरिटी भी रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें दिख रहा है पेशेंट अगर प्रॉपर अल्ट्रासाउंड के लिए टाइम पे आ रहा है, तो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन महिलाओं के पहले ही रोक सकते हैं और उनको ये सब फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। शुक्रिया डॉक्टर। और चूंकि सभी जो हाई रिस्क रीजंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उस पर आपने बहुत अच्छे से और विस्तार से बताया, मगर एक कॉमन सा सवाल मेरे जहन में आता है कि गर्भपात के मुख्य वजह क्या होते हैं या किस वजह से ये हो सकते हैं। साथ ही इसी सवाल से मैं एक और शब्द जोड़ना चाहूंगा जिसे मिसकैरेज भी कहा जाता है। तो क्या गर्भपात और मिसकैरेज एक ही टर्म है या इसमें भी कुछ डिफरेंस है, और दोनों के होने के कारण भी एक है या अलग है? ये एक इंटरचेंजेबल टर्म है। अगर हम मेडिकली बात करें तो हम अबॉर्शन से ही अबॉर्शन टर्म को ही यूज करते हैं, बट अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो मिसकैरेज उन लोग को ज्यादा समझ में आ रहा है, मेरा मिसकैरेज हो गया, मैं इतने महीने की प्रेगनेंसी थी, मेरा मिसकैरेज हो गया। बट हमें समझना है कि अबॉर्शन के भी काफी जो होते हैं टाइप्स होते हैं। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन एक चीज होता है जिसमें मान लीजिए थ्रेटन हो रहा है। थ्रेटेंड क्या होता है? जैसे किसी को हम धमकी दें, हम होने वाले हैं, तो अबॉर्शन पहले ब्लीडिंग कराएगा और वो धमकी देगा कि हम होने वाले हैं, पर हम हो नहीं, कि हमने जब अल्ट्रासाउंड से देखा बच्चेदानी का मुंह बंद है, मतलब हमें सिर्फ धमकी दे रहा है कि हो सकता है ये अबॉर्शन हो जाए, तो उस अबॉर्शन को कहते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। और अगर मान लीजिए अबॉर्शन हो गया, बिल्कुल सब कुछ निकल गया, बच्चेदानी का मुंह खुल गया, अंदर कुछ नहीं है बच्चेदानी का, हम उसे कहते हैं कंप्लीट अबॉर्शन, मतलब सब कुछ निकल गया, अब अंदर बच्चेदानी में कुछ नहीं बचा है, कंप्लीट हो गया है अबॉर्शन। और तीसरे तरह का अबॉर्शन होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मतलब निकला लेकिन पूरी तरह से नहीं निकल पाया, तो ऐसे केसेस में फिर डीएनसी या फिर सक्शन इवैक्यूएशन या सफाई की जरूरत पड़ती है। तो अबॉर्शन के भी कई प्रकार हैं जो कि समझना जरूरी है, पर अबॉर्शन और मिसकैरेज एक ही इंटरचेंजेबल टर्म है और बेटर टर्म अबॉर्शन है, क्योंकि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं आगे, बट मिसकैरेज एक जनरल पब्लिक टर्म है जो कि यूज होता है काफी ज्यादा। अब अगर हम कॉजेस पे आ जाए अबॉर्शन के, तो अबॉर्शन जैसा मैंने बताया प्रेगनेंसी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो अबॉर्शन जब होता है वो 5वें महीने के पहले कहा जाता है, उस चीज को अबॉर्शन जब वो 5वें महीने के पहले हो, या जो प्रोडक्ट अंदर से निकला, जो एम्ब्रियो अंदर से निकला या जो बेबी अंदर से निकला वो 500 ग्राम से कम हो, तो उस चीज को अबॉर्शन बोला जाता है। उसके बाद फिर जो है उसे प्री टर्म लेबर बोला जाता है, मतलब प्री टर्म लेबर हो गया। अगर 5वें महीने से ज्यादा हो रहा है, प्रेगनेंसी 5वें महीने से ज्यादा है तो उसे प्री टर्म लेबर, अगर 5वें महीने से कम है तो उसे अबॉर्शन बोला जाता है। अब अबॉर्शन के अगर हम कॉजेस देखें तो ये पहले भाग और बीच के भाग के जब बच्चा गिर जाता है तो उसे बोला जाता है। इसके कॉजेस भी दोनों टाइम पे अलग है। अगर हम पहले 3 महीने की बात करें तो नंबर 1 कॉज जो बोला जाता है वो ये है कि बच्चा ही अच्छा नहीं बना, मतलब वो जेनेटिकली अच्छा बच्चा नहीं था,
प्रॉपर बेबी नहीं फॉर्म हुआ था, इसलिए वो अबॉर्ट कर गया। तो नंबर 1 कॉज होता है जेनेटिक, ये भगवान ने दिया हुआ है। आपको जेनेटिक टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं कि आप 12, 11 से 13 हफ्ते तक भी नहीं पहुंच पाओगे और बेबी अबॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जिसमें तभी कहा जाता है कि जब बेबी अबॉर्ट हो गया है तो उसको जेनेटिक टेस्ट के लिए भेजना बहुत जरूरी है। जेनेटिक टेस्ट होना, ताकि ये प्रॉब्लम जो है बेबी को आगे आएगी कि नहीं आएगी ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब अगर आपका बेबी बार बार अबॉर्ट हो रहा है पहले 3 महीने में, 3 महीने के बाद आपका बेबी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, हर बार अबॉर्शन हुआ जा रहा है, तो जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनको जेनेटिक टेस्ट के लिए भेजना बहुत जरूरी है, ताकि हम ये प्लान कर सकें कि आगे आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मली आप दोनों की रुक पाएगी या फिर हमें कोई स्पेशल जो है इंटरवेंशन करना पड़ेगा बीच में, ताकि आपकी प्रेगनेंसी प्रॉपर रुके। तो नंबर 1 कॉज है जेनेटिक कॉज, जो कि पहले 3 महीने में देखा जाता है। अगर हम बात करें 3 महीने के बाद की, 3 महीने से लेकर 5 महीने के बाद की बात करें कि बेबी, मैंने बताया बच्चेदानी का मुंह खुला है, जिसे कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। तो इस समय अगर आपका बेबी अबॉर्ट हो रहा है 3 महीने से 5 महीने के बीच में, तो उसका नंबर 1 कॉज होता है कि बच्चेदानी का मुंह जो है वो कमजोर है, वो बेबी के वेट को अटेन नहीं कर पा रहा है, तो वो अबॉर्ट हो जा रहा है बेबी। ये हो रहा है 3 महीने से 5 महीने के बीच में। नंबर 2 पे इसका कॉज आता है कि बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए बच्चेदानी में गांठ है, तो इसी टाइम जो है बेबी अबॉर्ट करेगा 3 महीने से 5 महीने। तो कब अबॉर्ट हुआ ये भी बहुत जरूरी है जानना कि हम आगे का ट्रीटमेंट कर पाए। कब अबॉर्ट हुआ, क्यों? इसलिए क्योंकि अगर पहले 3 महीने में हो रहा है तो हो सकता है मदर फादर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, या जो बेबी फॉर्म हो रहा है, जो बेबी एम्ब्रियो बन रहा है पहले 3 महीने में, उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर 3 महीने से 5 महीने के बीच में ये प्रॉब्लम हो रही है तो नंबर 1 प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई बच्चेदानी का मुंह कमजोर हो, जिसे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, या फिर हो सकता है कि बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ हो जिसके कारण, या बच्चेदानी का शेप, जिसे कहते हैं आर्कुएट यूट्रस शेप, कभी हार्ट शेपेड होता है यूट्रस जो है, अगर हार्ट शेपेड है तब भी 3 महीने से 5 महीने के बीच में बेबी अबॉर्ट हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जो कि हम पहले 3 महीने, क्योंकि हम 5 महीने के आगे अबॉर्शन बोलते नहीं है इसलिए आगे जाना और वो होगा, लेकिन 5 महीने तक जो मैंने कॉमन कॉजेज हैं वो जो कि पब्लिक को भी समझ में आए, ऐसे कॉजेज मैंने बताए। शुक्रिया डॉक्टर। हमें पूरा यकीन है कि लाइव हिंदुस्तान की जो हमारी महिला दर्शक हैं और जो एक प्राउड मदर बनने जा रही हैं, वो आपके इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्टीज के विचारों को सुनकर वो अपने को सुरक्षित रखेंगी, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी और एक मजबूत भारत का वो निर्माण कर सकेंगी। एक बार पुनः डॉक्टर सोनल द्विवेदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ और वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ममता कुमार। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहिबा, थैंक यू। लाइव हिंदुस्तान के इस वार्ता वेबिनार में। थैंक यू। हमारी एक दर्शक हैं कानपुर से, हरदौली से, शोभा सिंह जी, जानना चाहती हैं कि ये पैल्विक एग्जामिनेशन या टेस्ट क्या होता है, और अगर ये प्रेगनेंसी के लिए जा रही हैं तो क्या इन्हें पैल्विक टेस्ट कितनी बार इन्हें करवानी चाहिए? हाँ जी, पैल्विक टेस्ट तो बहुत बाद में होता है, मतलब प्रेगनेंसी टर्म के करीब जब होती है। इसके पहले पैल्विक एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती है, और एग्जामिनेशन होते हैं वो जनरल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, उसकी जरूरत हमें होती है। पैल्विक एग्जामिनेशन तो टर्म के टाइम पेशेंट को पेन स्टार्ट हुए हैं या 36 वीक कवर हो गया है तब हम करते हैं, ताकि जानने के लिए कि हमारी पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड तो नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबिलिटी है, कि पहले कोई इंडिकेशन है कि हमारी प्रॉपर पेल्विक कैविटी जो है, जो बेबी का हेड होता है, उसमें मतलब एंगेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बॉर्डर लाइन पेल्विस है कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं कि पेशेंट की डिलीवरी के लिए कि नॉर्मल में भी इंटरप्शन, सर्जिकल इंटरप्शन करना पड़ सकता है। तो ये नीड बिल्कुल टर्म के समय होती है, पहले पेल्विक एग्जामिनेशन की नीड नहीं होती है। और एक गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में जब आप किसी प्रेग्नेंट लेडी की जो थ्रू आउट आप जांच करते हैं, तो ये पेल्विक टेस्ट एक रूटीन टेस्ट ही होता है या किसी विशेष कंडीशन में, परिस्थिति में करनी पड़ती है? मेन जैसे पेशेंट शॉर्ट स्टेचर है उसका तो हमें करना ही होता है,
और पेशेंट को रिकमेंड तब करते हैं जबकि लेबर पेन जैसे स्टार्ट हो गया, पेशेंट हमारे पास आई है तो उस समय हम एग्जामिन करते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें सर्वाइकल डाइलेटेशन है, क्या हेड का डिसेंट कितना हुआ, हेड इंगेज हुआ है कि नहीं हुआ है पेल्विक कैविटी में, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन नजर आ रहा है, ये सब हम तब करते हैं एट द टाइम ऑफ टर्म के टाइम। एसटीडी और एसटीआई ये बेसिकली होता क्या है और दोनों में फर्क क्या है? एसटीडी जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, जैसे वेनेरियल डिजीज है और एचआईवी इन्फेक्शन है और या एचबीएसएजी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस पीआईडी वगैरह जो क्रॉनिक हो जाती हैं वो एसटीडी में आती हैं। एसटीआई इन्फेक्शन स्टार्टिंग का होता है कि जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, बहुत एक्यूट नहीं है या जस्ट अभी कुछ ही समय से पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है, तो एसटीआई में होते हैं। जब वो बहुत क्रॉनिक हो जाते हैं, इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि उसका मतलब सिंपल इलाज ट्रीटमेंट सिंपल तरीके से नहीं हो सकता, तो वो एसटीआई में आते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद जो क्रॉनिक हो जाते हैं वो एसटीडी में आ जाते हैं। वेनेरियल डिजीज के लिए काफी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं हम लोग, वीडीआरएल वगैरह है, एचआईवी टेस्ट है और सिफिलिस के लिए टेस्ट होता है, ये सब कराते हैं। पॉजिटिव आता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको भेजते हैं, पेशेंट को हायर सेंटर रेफर करते हैं फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए। डॉक्टर साहिबा, आप गायनोकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट के अलावा वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं तो आम तौर पर उनके स्वास्थ्य से जुड़ी किस किस तरह की समस्याएं होती हैं और कौन उनकी मां बनने में घातक हो सकती है, वैसी सारी समस्याओं पर आप थोड़ा अपना विचार रखें। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ है वो है एनीमिया, जिसको कहते हैं खून की कमी होना। उसकी वजह से तो बहुत सारी वुमेन्स को प्रॉब्लम होती है, बर्थ के टाइम प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होता है, ये हाई रिस्क में आ जाता है हमारा। अगर ब्लड की कमी है, ब्लड की कमी की वजह से इन्फेक्शन भी क्रिएट होते हैं, काफी सारी तो सबसे पहला नंबर 1 जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो एनीमिया है। सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी जो भी होती है वो हमारे यहाँ एनीमिया की वजह से होता है। तो हमें स्टार्टिंग से ही एनीमिया को इम्प्रूव करना है। आयरन वगैरह फोलिक एसिड खिलाते हैं अगर मदर प्रेगनेंसी है। और उसके पहले तो अब तो नए नए प्रोग्राम स्टार्ट हो गए कि एडोलसेंट एज में भी हम लोग आयरन डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, तो और प्री कंसेप्शनल पीरियड में भी आयरन स्टार्ट करते हैं, फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हैं प्रॉपर काउंसलिंग के बाद में। तो ये एनीमिया नंबर 1 पे हो गया, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे आती हैं। दूसरा है कि प्रेगनेंसी के पहले हम लोग प्री काउंसलिंग जो करते हैं उसमें देखते हैं कोई और मेडिकल डिजीज से रिलेटेड, जैसे थायराइड डिजीज तो नहीं है उसको, हाइपोथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है, या उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत तो नहीं है, या बहुत बार शुगर की प्रॉब्लम होती है पहले से। तो ये हम सारी प्री कंसेप्शनल पीरियड में हम लोग चेकआउट करते हैं और उसको पहले से ट्रीट करते हैं कि कंसेप्शन होने के पहले ये प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाए, ताकि जब प्रेगनेंसी हो उसको प्रॉब्लम ना हो। उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो अराइजेज होती हैं वो ना हो पाए। तो एनीमिया हो गया, और दूसरी चीज ये ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। बहुत सारी महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है आजकल, जब थायराइड हो गया या टॉर्च पॉजिटिव टॉक्सोप्लाज्मा रूबेला इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से कई बार मिसकैरेज होता है, मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि आती हैं महिलाओं में। और बहुत सारी प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये भी बहुत कॉमन है, या पीआईडी है, उसकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है टाइमली। ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। एनीमिया हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, या लिकोरिया की तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि अधिकतर महिलाओं को 70% में तो लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब हम पहले से काउंसिल करते हैं, उसको चेकआउट करते हैं, इन्वेस्टिगेट कराते हैं, उसका पहले से ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहिबा, चूंकि आप एक वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, तो ये सावधानियां प्रेगनेंसी के दौरान लेने के साथ साथ कोई भी गर्भवती महिला खान पान में क्या विशेष ध्यान उनको देना चाहिए? हाँ जी, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो जननी है हमारी, उसका अगर हम ध्यान नहीं रखें तो आउटकम जो हमारा होगा उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हाई प्रोटीन डाइट लेना है,
और आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। मेन तो एनीमिया हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, प्री टर्म बेबी हो जाते हैं, महिलाओं में जो बच्चा होता है उसकी हमारी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो हमें बहुत ज्यादा खाने का ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट ध्यान रखना है। उसको हम बताते हैं कि क्या क्या खाना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है और नेचुरल सोर्सों से, जरूरी नहीं बहुत महंगी चीज या बहुत हाई फाई चीज ही खानी है। आपको नेचुरल जो बेसिक चीजें हैं वो खाना है। एक फ्रूट कोई भी खाना है, प्रॉपर मिल्क लेना है डेली, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा लेना है, और दाल सब्जी सैलेड ये सब मतलब बैलेंस वे में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं बहुत अच्छा फल या चेंज करके, मतलब जो भी कोई भी प्रॉपर हो, एक फल जरूर डेली लेना है, एक कटोरी दाल खाना है सुबह शाम, एक कटोरी सब्जी होनी चाहिए, एक प्लेट सैलेड होना चाहिए। और जैसे है बहुत पुअर पेशेंट होते हैं, उनको हम लोग बताते हैं भुने चने खाइए, थोड़ा सा गुड़ डेली लीजिए, दूध लीजिए, मतलब सिंपल सिंपल चीजें हैं। नहीं बादाम ले सकते हैं तो मूंगफली खाइए थोड़ा सा, मतलब ये सब चीजों का ध्यान, हरी सब्जियां खाइए जितनी खा सकते हैं तो, और दही खाइए, ये सब हम लोग ध्यान देते हैं कहते हैं। और पनीर वगैरह खा सकता है, पनीर खाएं, कर्ड खाएं, ये बैलेंस डाइट। और थोड़ा थोड़ा बिट्स में लेना, हमको एक साथ खाना नहीं खाना है, हैवी हो जाता है, एसिडिटी बनती है। तो थोड़ा थोड़ा करके मील हमको लेना है, खाली पेट नहीं रहना है, खाने पीने में ये हम लोग बताते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी माताएं और बहनें गर्भावस्था के दौरान खा पी कर रहेंगी मस्त, हाँ जी, तो होने वाला बच्चा होगा जबरदस्त। स्वस्थ। बहुत यस बहुत यस, शुक्रिया डॉक्टर ममता कुमार हमारे साथ थी, और जिन्होंने थैंक यू। बताया कि स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए कैसे एक स्वस्थ बच्चे को हमारी बहनें जन्म दे सकती हैं। हाँ जी, लाइव हिंदुस्तान की तरफ से डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लाइव हिंदुस्तान के वार्ता वेबिनार पर हमारी अगली गेस्ट हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हैं और साथ ही आईवीएफ एक्सपर्ट भी हैं। बहुत ही आदर सहित मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर ममता अग्निहोत्री का। डॉक्टर साहिबा, चूंकि आईवीएफ एक नई तकनीक है, वैसे निसंतान दंपतियों के लिए एक काइंड ऑफ हम इसे वरदान भी कह सकते हैं भगवान का, और भगवान का दूसरा रूप आप डॉक्टर्स ही होते हैं। तो आपके द्वारा जो ये आईवीएफ तकनीक जो निसंतान दंपतियों को प्रदान किया जा रहा है, ये सुविधा, तो कोई भी अगर निसंतान है तो उनके मन में ये, जहन में ये सवाल उठता है कि हमें कब आईवीएफ एक्सपर्ट आप जैसी डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, उनसे कब हमें दिखाना चाहिए? साधारणतया जैसे कोई भी कपल है, कोई भी हस्बैंड वाइफ हैं और साल भर हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी गर्भ निरोधक डिवाइस या किसी भी तरीके से चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और नेचुरल वे में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम लोग उनको कहते हैं कि उन्हें एक डॉक्टर को कंसल्ट तुरंत करना चाहिए। अब जैसे जैसे ये समस्या बढ़ती जा रही है कि लोगों की शादियां देर से होती हैं, तो जैसे कि बाई डेफिनेशन ये था कि साल भर में अगर बच्चे नहीं होते तो आप दिखाइए डॉक्टर को। लेकिन अगर कपल्स की एज ज्यादा है, जैसे हस्बैंड या वाइफ की उम्र ज्यादा है, तो हम लोग अपनी अगर 6 महीने तक भी आप साथ रह रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप दिखा सकते हैं पहले ही। और या फिर आपको कोई ऐसी परेशानी है जैसे कि आपने कहीं जांच कराई और ट्यूब ब्लॉक है, या अंडों में कोई समस्या है, या हस्बैंड के सीमेन में कोई समस्या है, तो डेफिनेटली आपके पास क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप बांझपन विशेषज्ञ से कंसल्ट करें, क्योंकि आजकल हर चीज की स्पेशलिटी है। जैसे गुर्दे की डिजीज गुर्दे के डॉक्टर देखते हैं, वैसे ही बांझपन रोग के लिए बांझपन रोग के जो स्पेशलिस्ट है उन्हीं को देखना चाहिए, क्योंकि रेगुलर गायनी ओपीडी या ऑब्स ओपीडी इतनी बिजी ओपीडी होती है कि वहां पे आप चीजों को ठीक से काउंसल नहीं कर सकते या आप पेशेंट की कंप्लेंट को सुन नहीं सकते। तो इस तरह के मरीजों को बहुत ध्यान देना पड़ता है, उनकी बात को समझना पड़ता है और फिर उनके लिए जो सही उपाय है उसके बारे में उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो कोई भी दंपति अगर साल भर से ज्यादा हो गया है और बच्चा नहीं है तो उसे डेफिनेटली दिखाना चाहिए, और यदि उम्र ज्यादा है तो 6 महीने में ही उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर। हमारी एक दर्शक दंपति हैं और जो निसंतान है दुर्भाग्यवश, मगर आईवीएफ के प्रति जो जन जागरूकता लाइव हिंदुस्तान ने फैलाया है आप जैसे एक्सपीरियंस डॉक्टर के मार्फत, तो वो जानना चाह रही हैं कि आईवीएफ की जो ये प्रक्रिया है, ये शुरू होने से लेके अंत तक
इसमें कितना समय लगता है और क्या क्या सावधानियां लेनी पड़ती हैं? ठीक है, जैसे नॉर्मली जब महीना होता है तो पहले हाफ में, यानी कि जैसे 28 दिन का महीना अगर किसी औरत का होता है तो पहले के जो 14 दिन होते हैं उसमें अंडे का निर्माण होता है और फिर वो 14वें दिन अंडा फूटता है। फिर यदि आदमी का बीज वीर्य से इसका संपर्क हो जाता है तो बच्चे का बीज बन जाता है और वो गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। अगर ये प्रक्रिया नहीं हो रही होती है तो हम लोग इसको असिस्ट करते हैं। तो ये जो भी प्रक्रियाएं हैं इनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहते हैं, मतलब कि बांझपन को दूर करने के लिए हम लोग मदद दे रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में नॉर्मली 17 से 18 दिन का समय लगता है, जैसे कि अंडा बनाने की प्रक्रिया की जाती है। फिर यदि ट्यूब ब्लॉक है तो हम लोग उन अंडों को अल्ट्रासाउंड विधि से बेहोशी में निकाल लेते हैं। हम लोगों के पास लैब में उस तरह की सुविधा है, जैसे कि शरीर के अंदर तापमान और पूरी चीज की सुविधा होती, जैसा तापमान होता है, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होता है, जैसे बड़े बड़े इंक्यूबेटर्स होते हैं जिनमें कि हम लोग अंडों को स्पर्म के साथ रखते हैं और बच्चे के बीज का निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। इस भ्रूण के निर्माण में तीसरे दिन या 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण लैब में अब किया जा सकता है। इसके बाद 5वें दिन, जब 5वां दिन होता है तो लगभग 17वां 18वां दिन मरीज का महीने का होता है। तो आप एक मोटे तौर पे समझ सके तो पहले 20 दिन मतलब आप समझ लीजिए इस प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो मरीज को इतना टाइम डेफिनेटली स्पेयर करना पड़ेगा कि वो आके अल्ट्रासाउंड करवाए, हम लोग इंजेक्शन लगाएं, अंडे बने और फिर उसके बाद उनको अल्ट्रासाउंड विधि से बेहोशी में निकाला जाए, उनको आदमी के बीज के साथ मिला के उनके भ्रूण तैयार किए जाएं और फिर वापस उनके गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाए। तो मोटे तौर पर 20 दिन का समय इस प्रक्रिया में लग जाता है। और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान उन्हें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए? सामान्यतया कोई बहुत अलग सावधानी की जरूरत नहीं होती। जैसे जो पेशेंट वर्किंग होते हैं तो हम लोग उनसे ये कहते हैं कि जब आप स्कैन्स कराने आ रहे हैं तो आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं और फिर उनको डालते हैं तब हम लोग पेशेंट से कहते हैं कि तब आप छुट्टी लीजिए, क्योंकि जो शुरुआत का समय है जब वो आ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हम लोग कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं और अंडे बना रहे हैं, तो उसमें पेशेंट वर्किंग है तो अपना काम जैसे वो करती है वैसे कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन अंडे निकालने होते हैं उस दिन थोड़ी सी बेहोशी देनी होती है तो वो भी डे केयर में करते हैं, तो उस दिन 1 दिन की छुट्टी चाहिए होती है। फिर इसके बाद जब भ्रूण डाल देते हैं तब हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कम से कम 5 दिन वो रेस्ट ले। अगर वो हैवी वर्क करती है, अगर कोई बहुत रूटीन सा क्लैरिकल वर्क है या जैसे बैठे रहने का है तो हम लोग उसके लिए फिर छुट्टी लेने की एडवाइस नहीं करते हैं। और इस आईवीएफ तकनीक से अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो क्या उन्हें पूरे प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने बेड रेस्ट करनी पड़ने की आवश्यकता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रांति है। ये बात है कि जब कोई जैसे कि आप प्रोसीजर कराते हैं तो यू नो कि आपके साथ प्रोसीजर ऐसे नेचुरल वे में कंसेप्शन होता है, तो ये पता तो नहीं होता है जब तक कि ओवरड्यू नहीं हो जाता कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है ना। तो जैसे भ्रूण अपने आप आके बनता है और लगता है या हम आर्टिफिशियल प्रोसीजर से लगाते हैं तो उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नॉर्मली नहीं होता है। चूंकि दवाएं इतनी खानी होती हैं, इंजेक्शन टाइम पे लगवाना होता है, तो इसलिए हम लोग पेशेंट को कह देते हैं कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बेड रेस्ट करना है, क्योंकि पेशेंट मोबाइल होता है, एम्बुलेटरी होता है, अपना काम कर रहा होता है और कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वैसे ही भ्रूण पलता है, वैसे ही 9 महीने तक पेट में रहता है और पैदा होकर निकलता है जैसे नॉर्मल प्रक्रिया होती है। हम लोग सिर्फ उस पार्ट को असिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ट्यूब ब्लॉक है या बच्चे का बीज का निर्माण नहीं हो रहा है तो हम लोग उस प्रक्रिया में मरीज की मदद कर रहे हैं कि उस पार्ट को हम लोग कर दें। बाकी जब उस पार्ट के बाद जब एक बार प्रत्यारोपित होके लग जाता है तो वो वैसे ही ग्लो करता है, वैसे ही चेकअप होते हैं जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में करते हैं हम लोग। तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, आराम से वैसे ही प्रक्रिया होती है जैसे कि नॉर्मल होती है। डॉक्टर साहिबा, आईवीएफ के दौरान आप बार बार बता रही हैं कि इंजेक्शन का नाम ले रही हैं और इंजेक्शन का नाम लेने से बच्चे क्या, बूढ़े क्या और फीमेल माँ क्या, सबों को डर लगता है। तो ये आईवीएफ प्रक्रिया, क्या इसमें दर्द होता है? नहीं, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। जैसे इंजेक्शन मतलब बहुत छोटे से इंजेक्शन होते हैं, आईएम इंट्रामस्कुलर लगते हैं, क्योंकि अभी तक इसके कोई भी टैबलेट्स इस तरह के अवेलेबल नहीं है जिनसे कि अंडे बनाने के लिए हम दे सकें। जो भी दवाएं होती हैं वो हम लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं जो अंडे के बढ़ने के लिए लगाए जाते हैं, वो भी बहुत मतलब कम दर्द वाले इंजेक्शन सब अवेलेबल हो गए हैं, सब एक्वस बेस हो गए हैं। पहले ऑयल वाले आया करते थे तो उनमें दर्द ज्यादा होता था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम लोग नई नई रिसर्च आती जा रही
रही है। तो अब जो इंजेक्शन होते हैं वो बहुत कम पेन होता है, उनमें लगभग ना के बराबर होता है और पेशेंट आराम से आती है। अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं हम लोग, इंजेक्शन लगाते हैं और पेशेंट आराम से चली जाती है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है। एक आखिरी सवाल आईवीएफ से लेना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि अगर किसी दंपति को आईवीएफ तकनीक से गुजरकर अगर पहली संतान की प्राप्ति हुई है, तो क्या दूसरी संतान होने में भी उन्हें आईवीएफ तकनीक से ही गुजरनी पड़ेगी या नेचुरल भी वो हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि बहुत ढेर सारे मरीज हम लोगों से ये क्वेश्चन आके पूछते हैं कि एक बार हो गया तो क्या बार बार हमें यही कराना पड़ेगा। पहले तो ये है कि कारण क्या है इसका। अगर मान लीजिए उसकी ट्यूब ब्लॉक है तो हमें बार बार करना पड़ सकता है, लेकिन मान लीजिए उसके अंडे ठीक से नहीं बनते हैं, जैसे पीसीओडी वाले पेशेंट होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके अंडे ठीक से बनते नहीं है, खूब ढेर सारे एक साथ बन जाते हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग स्टिमुलेट करके अच्छे क्वालिटी वाले निकाल के उनके एम्ब्रियो बना के तब प्रत्यारोपित करते हैं। तो इस तरह से जो इंडिकेशन होता है, मतलब कारण क्या है कि हमें आईवीएफ करना पड़ रहा है। अगर कोई बेसिक गड़बड़ी है जो कि हर बार आएगी सामने, जैसे मान लीजिए ट्यूब ब्लॉक है, तो हर बार वो हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंडे एक तरफ बन रहे हैं, बीज उधर है, तो ट्यूब बीच में बंद है। अगर रास्ता जाम है तो हमें हर बार उस चीज को करना पड़ेगा, लेकिन अगर रास्ता नहीं जाम है बल्कि सिर्फ फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है जो ये गड़बड़ी उत्पन्न कर रही है, तो हम लोग के बहुत से पीसीओडी पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि 17-18 साल बाद हम लोगों ने आईवीएफ किया और प्रेगनेंसी हुई और नेक्स्ट कंसेप्शन नेचुरल हो गया। तो मतलब बहुत ढेर सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी फर्स्ट आईवीएफ हो गया और सेकंड नेचुरल प्रेगनेंसी हुई। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार आईवीएफ कराना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है, जो सोशल स्टिग्मा की वजह से क्या होता है कि जब एक बार बच्चा हो जाता है ना, तो पेशेंट की जो साइकोलॉजी होती है, जो उसकी फिजियोलॉजी होती है, वो इतना बदल जाती है, वो खुश रहता है, तो हार्मोन्स अच्छे हो जाते हैं। जब अच्छे हार्मोन्स होते हैं तो प्राकृतिक तरीके से वो अच्छी हो जाती है, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। तो बहुत ढेर सारे हमारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका हमने पहला आईवीएफ किया और सेकंड नेचुरल कंसेप्शन हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर। मतलब आपसे बात करके मुझे तो बेहद खुशी हो रही है, और साथ ही साथ एक समाज में ये बांझपन को लेके जो ये दुर्भावना है, तो कहीं ना कहीं आईवीएफ के आने से और आप जैसी एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट डॉक्टर होने की वजह से वैसे दंपतियों को संतान होने की शतत संभावना है। तो उन संभावनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए और अपना अनुभव लाइव हिंदुस्तान के साथ बांटने के लिए डॉक्टर साहिब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी डॉक्टर ममता अग्निहोत्री जी, और उनसे जरूर हमारी जो महिला दर्शक हैं वो लाभ उठाएंगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर। लाइव हिंदुस्तान के वार्ता वेबिनार में अभी तक आप सुन रहे थे उन अनुभवी डॉक्टर्स को जो प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट होने के दौरान क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, अपने विचार से उन्होंने आपको शायद लाभान्वित किया होगा। मगर प्रेगनेंसी के बाद जब एक स्त्री मां बन जाती है और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जो समस्याएं आ सकती हैं या कुछ जटिलताएं आती हैं, उन सबों से पार पाने के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़ रही हैं बहुत ही अनुभवी एक्सपीरियंस वुमेन हेल्थ एंड लैक्टेशन की जो कंसल्टेंट हैं, महिला स्वास्थ्य और स्तनपान की विशेषज्ञ हैं, बहुत ही अनुभवी डॉक्टर वीनम। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर वीनम, मोस्ट वेलकम ऑन लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार, थैंक यू फॉर प्रपोजिंग अस। डॉक्टर साहिबा, हम जानना चाहेंगे कि आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हमारी महिला साथी, चाहे वो बहनें हों या माताएं हों, और अपनी व्यस्त लाइफ में क्यों अपने बच्चे को कम लैक्टेशन कराती हैं, स्तनपान कराती हैं, इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं? एक्चुअली सबसे पहला तो यही है कि मदर्स को मैं ये सबसे पहली एडवाइस दूंगी कि एज अर्ली एज पॉसिबल उन्होंने मदर फीड कराना चाहिए, जैसे ही डिलीवर होते हैं वैसे ही, क्योंकि फिर लैक्टेटिंग मदर्स में लैक्टेशन भी कम आता है, मिल्क ग्लैंड्स कम बनती हैं, और कुछ आजकल जो है प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से मिल्क ग्लैंड्स उतनी डेवलप नहीं हो पाती है, जिससे लैक्टेटिंग मदर्स को मिल्क कम आता है।
उनके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने लगती हैं, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इतनी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को रहने लग गई हैं अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि उसकी वजह से उन लोगों का थोड़ा सा लैक्टेशन कम होता है, मिल्क ग्लैंड्स एंड मिल्क डक्ट्स कम बनती हैं, तो उतना सिक्रीशन नहीं होता है, तो इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम होने लग जाता है कि आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, लेकिन बच्चे को फीड नहीं करा पा रहे हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो रात की जो है, जैसे कोल्ड हो गया, कफ है, वायरल फीवर है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने ले ली, उसमें भी मिल्क ग्लैंड्स कम डेवलप हुई, जैसे सूडोइफेड्रीन है, ब्रोमोक्रिप्टीन है, पिपरमेंट लोग लेते हैं, तो इन सब की वजह से भी लैक्टेशन कम होता है। ये एक और रीजन होता है कि इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। बच्चों को जैसे नाइट में वो फीड कराना नहीं चाहती हैं कि 6 to 8 आवर्स हम भी सो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो उससे प्रोलैक्टिन लेवल बॉडी का कम होता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन कम होता है, तो नेक्स्ट डे 2-3 डेज 4 डेज आफ्टर सम फ्यू डेज फिर ऐसा हो जाता है कि आपका लैक्टेशन का इंटरेस्ट और कम कम होता चला जाता है। आपको भी लगता है कि हम भी रिलैक्स हैं, बेबी इज ऑल्सो रिलैक्स, तो एक्चुअली ये प्रॉपर तरीका नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रेस और अपनी जॉब वर्क को कम करना है और लैक्टेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। नॉर्मली जैसे पेशेंट्स नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं तो उनका इंटरेस्ट रहता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिलवा लें, तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसमें जितनी कितनी देर प्रोलॉन्ग लेबर रही है, उस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की वजह से जो प्रोलॉन्ग लेबर होती है उसमें उस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का इफेक्ट बॉडी में आता है। तो लेट स्टार्ट करते हैं आप, जैसे लेट स्टार्ट करा ब्रेस्ट फीड कराना, तो जब हम लेट स्टार्ट करेंगे तो वही अर्ली सकिंग चाहिए, तो वो अर्ली सकिंग नहीं दे पाते हैं। और कुछ बच्चों में आजकल जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे उनमें टंग टाई है, क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है। क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट तो कंजेनाइटल एनोमली ऐसी है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, इसके लिए काफी एनजीओज भी वर्क कर रहे हैं, तो बच्चे भी इंटरेस्ट सकिंग में नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से, और स्ट्रेसफुल लाइफ है, जॉब्स इतनी हो गई हैं कि सबको जॉब पे जाना ही जाना है, और जब खुद भी फीड कराने का इंटरेस्ट कम होता चला जाता है तो उसकी वजह से धीरे धीरे लैक्टेशन कम होता है, मिल्क ग्लैंड्स कम बनती हैं, मिल्क कम आता है, इंटरेस्ट और कम होता चला जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर। मगर हमारी कुछ ऐसे भी बहनी हैं जो हाउसवाइफ्स हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने मातृत्व को निभा रही हैं। तो ऐसी ही एक बहन हमारी मधु जी हैं इटावा से, वो जानना चाह रही हैं कि वो अपने बच्चे को कितना दूध पिलाएं, कितना ज्यादा वो लैक्टेशन करें, वो कैसे समझ सकती हैं। और दूसरा सवाल उनका ही है कि पौष्टिक लैक्टेशन के लिए, दुग्धपान के लिए उन्हें अपने आहार में जो उनके इंटेक्स हैं, उनके फूड्स, तो उसमें वो कैसे पौष्टिक क्या क्या खाना वो खा सकती है। सबसे पहले तो उनका यही क्वेश्चन है कि कितनी बार में उनको ये तसल्ली होगी कि हाँ प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, मतलब बेबी इज सेटिस्फाइड, आप समझ रहे हैं। तो उस सबसे पहले यही है ममता जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हर 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। आपने एक टाइमिंग फिक्स कर देनी चाहिए कि 2 हो गए, 2 आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए, एक आपने टाइमिंग फिक्स कर ली। ऐसा नहीं कि जब बच्चा डिमांड करेगा तब हम फीड कराएंगे। तो 2 to 3 आवर्स में अगर हम फीड कराते हैं, 8 to 10 टाइम्स इन 24 आवर्स फीडिंग प्रॉपरली हो जाती है। और एवरी फीड में हमको 10 to 15 मिनट्स आप ये समझिए कि एक ब्रेस्ट में फीड कराना है और अदर साइड भी 10 to 15 मिनट्स फीड कराना है, तो टोटल 30 मिनट्स हमको फीड कराना है। उसके बाद हमें उसको 20 मिनट्स की बर्पिंग देनी है, जैसे कंधे पे बच्चे को रख के उसको थपथपाते हैं, उससे बच्चे का डाइजेशन बढ़ता है, सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, वॉमिट आउट नहीं होता है मिल्क, और डाइजेशन बहुत प्रॉपरली होता है। तो उससे बच्चे का न्यूट्रिएंट जितने पहुंचने चाहिए और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल आता है कि हाँ बेबी को हमने फुल डाइट अपने उससे दी है फीड करा के। तो ये एक प्रॉपर तरीका है ब्रेस्ट फीड कराने का कि एवरी 2 to 3 आवर्स फॉर 30 मिनट्स दोनों ब्रेस्ट से आपको फीड कराना है। ये तो हो गया उनका पहला सवाल का जवाब। और दूसरा वो क्या पूछना चाहती हैं? अपनी दुग्ध पौष्टिक का चाहती हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पौष्टिक दूध पिला सकती हैं, उनको अपने इंटेक्स में डाइट कैसे रखना होगा। जी ठीक, डाइट के लिए ऐसा है कि इफ शी इज नॉन वेजिटेरियन तो इट्स वेरी इजी कि चिकन लें, मीट लें, प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट लेना है।
हाई प्रोटीन डाइट में चिकन, मीट, एग्स, सी फूड ये सब आते हैं। इफ शी इज नॉन वेजिटेरियन तो कोई बात नहीं, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको भी प्रोटीन रिच डाइट में पनीर आता है, टोफू आता है, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेना स्टार्ट करें। जैसे कोई जरूरी नहीं कि हम ये वाला पर्टिकुलर फ्रूट लें, बनाना ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, जो सीजनल फ्रूट है, क्योंकि तो पूरा 12 मंथ्स की जॉब है। ऐसा तो है नहीं कभी भी किसी की डिलीवरी में किसी भी सीजन में होगी, तो कोई पर्टिकुलर फ्रूट के लिए परेशान नहीं होना है। एनी टाइम जो भी फ्रूट आपको उस सीजन में अवेलेबल है वो फ्रूट डाइट लेना शुरू करें। ड्राई फ्रूट्स लें, जीरा पानी लिया जाता है, अजवाइन का पानी लिया जाता है, गर्म पानी अजवाइन डाल के पीते हैं, उससे हमारा फीडिंग और बढ़ती है, लैक्टेटिंग मदर्स को और हेल्प मिलती है इन सब डाइट से। और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जितने ले सकते हैं लें। आजकल तो ये आ गया है, ग्रेन ब्रेड्स आने लग गई है, मल्टीग्रेन ब्रेड्स आती हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड्स लेना शुरू करें। तो अपनी डाइट को थोड़ा सा 500 कैलोरीज किलो कैलोरीज बढ़ाना चाहिए। जितना जैसे 2000 किलो कैलोरीज अगर हम ले रहे हैं तो वी हैव टू इंक्रीज 500 किलो कैलोरीज, एटलीस्ट इतना तो हमें डाइट में बढ़ाना है। तो मेनली प्रोटीन रिच डाइट है, उसको लेना है। और आजकल सभी को मालूम है प्रोटीन किसमें है, ईशान जी आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि आजकल तो अवेयरनेस बढ़ चुकी है। तो इसलिए प्रोटीन रिच डाइट लें। बस मैं तो यही कहूंगी, फेनुग्रीक है, ओट्स हैं, आजकल तो सब लेटेस्ट में ओट्स और बार्ले इन सब पे सब लोग आ गए हैं, तो वही सब लें। अगर पौष्टिक आहार लेंगे तो पौष्टिक दूध जो है वो अपने बच्चे को पिला पाएंगी। मगर फिर भी हमारी कुछ ऐसी बहनें हैं जिन्हें किसी न किसी शारीरिक दोष की वजह से या किसी अन्य बीमारी की वजह से वो स्तनपान नहीं करा पाती हैं। तो जहां अभी मॉडर्न साइंस ने उन्हें एक ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करने का जो मौका दिया है, तो इसके बारे में हमारी बहन पुष्पा वो जानना चाहती हैं रायबरेली से कि अगर वो ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल कर रही हैं फीडिंग के लिए, तो ब्रेस्ट पंप से जो मिल्क जो दूध वो निकालती हैं वो कितने समय तक वो स्टोर करके रख सकती हैं और ये कितना सुरक्षित है बच्चे के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा ईशान जी। इसमें पुष्पा जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि ब्रेस्ट पंप का यूज हार्मफुल नहीं है, आप ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हैं। ब्रेस्ट पंप के लिए जितनी भी बार आप फीड्स निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं मिल्क को, वो एवरी 2 to 3 आवर्स आप कलेक्ट कर लीजिए और उसको 4 आवर्स तक हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर रूम में रख सकते हैं। लेकिन आपको कंटेमिनेशन से उस मिल्क को बचाना है। ये नहीं कि आपने ओपन दूध रख दिया है किसी भी बाउल में और वो कंटेमिनेट हो रहा है विद बैक्टीरिया एंड वायरस, तो उसको आपको संभालना है। 4 आवर्स तक आप रूम टेम्परेचर पे रख लीजिए। उसके बाद आप अगर उसको फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो आप 4 डेज तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। इफ यू कैन कीप इन द यू हैव टू केप्ट इन द फ्रीजर, फ्रीजर में आप 6 मंथ्स तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर का अगर आप यूज करते हैं तो। बस आपको एक काम करना होता है कि जैसे हर बैग पे आपको या किसी भी कप में या बॉटल में जिसमें आपने उसको रखा है उस मिल्क को आपको नंबरिंग करनी होती है 1 2 3 4 कि ये दिस इज फर्स्ट सैंपल, दिस इज सेकंड सैंपल, दिस इज थर्ड सैंपल, और आप इसको फ्रीजर में 6 मंथ्स तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने। और हमें पूरा विश्वास है कि आपके ये विचार और आपका जो ये अनुभव है और खासकर महिला स्वास्थ्य और स्तनपान से जुड़ी जो बातें आपने बताई हैं, तो वैसी हमारी माताएं और बहनें जो मातृत्व सुख का लाभ ले रही हैं, अपने बच्चों को दूध पान करा रही हैं, तो आपके विचारों को सुनकर वो बहुत लाभान्वित होंगी। एक बार मैं उनकी तरफ से और लाइव हिंदुस्तान की तरफ से डॉक्टर वीनम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो ये था आज का हमारा वार्ता वेबिनार, जहां स्वस्थ मातृत्व और स्वस्थ बच्चे के लिए हमने देश के कई जाने माने डॉक्टर से उनके अनुभव को आपके साथ शेयर किया। क्योंकि लाइव हिंदुस्तान का ये मानना है कि प्रत्येक माँ का स्वस्थ बच्चा होता है उसकी जान, और उसी स्वस्थ बच्चे से बनता है कल का मजबूत हिंदुस्तान। तो लाइव हिंदुस्तान की तरफ से एक बार पुनः अपने सभी दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए उदय चंद्रवंशी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।